हेलो स्टूडेंट्स। हम उपस्थित हैं 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। 10th क्लास के लिए हम विज्ञान सब्जेक्ट की बात करेंगे और विज्ञान सब्जेक्ट में भी उसका खंड क्या है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है वो 3 खंडों में विभाजित है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो विज्ञान के सबसे पहले खंड की बात करेंगे। और सबसे पहला खंड था इसका भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम मैंने आपको दिया था उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, उस पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहला जो चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन था। तो अब यहाँ पे जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो इसके पहले चैप्टर की ही चर्चा कर रहे हैं और पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, इसके गुण क्या हैं और प्रकाश किस काम आता है। फिर प्रतिबिंब पढ़ेंगे, प्रतिबिंब क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के बाद हम यहाँ पे दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के बाद लेंस पढ़ेंगे और दर्पणों और लेंस के द्वारा बनने वाले भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों की अध्ययन करेंगे। और लास्ट में आकर के फिर इसी चैप्टर के हम नॉमेरिकल पोर्शन, जिसको हम आंकिक प्रश्न बोलते हैं, इन पर आधारित जो फार्मूले पर आधारित होते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर प्रकाश का है, क्योंकि इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि प्रकाश शब्द आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा हमें कि प्रकाश क्या है और साथ ही साथ हमें प्रकाश के गुण भी लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि प्रकाश देखने के काम आता है। पता है ना सभी को कि प्रकाश का जो काम होता है वो देखने के काम होता है। तो हमने इसको परिभाषित किया कुछ इसी तरीके से करके, देखेंगे आप। ये देखो प्रकाश हेडिंग हमने डाला है, लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप जानते हो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश में ऊर्जा तो होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को संवेदित करते, हमारे आंख की रेटिना को संवेदित करके किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। प्रकाश के मुख्य गुण निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को, आप जानते होंगे कि हमारे आंख के अंदर सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको रेटिना बोलते हैं, जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आंख के द्वारा तो देखा जाता है। तो देखने का मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो है आंख के भीतर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो इसलिए यहाँ पर रेटिना का जिक्र हुआ है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को संवेदित करके किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। ठीक हो गया। अब प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं हम बात करेंगे उनकी। तो प्रकाश में वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य गुण होते हैं वो हमने यहाँ पे दिए हैं आपको। सबसे पहला गुण आता है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आपको पता है प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। क्योंकि अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है, उसके आगे अगर आप कोई अवरोधक लगा देते हैं, कोई गत्ता लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं, तो उसके सामने परछाई आ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात है प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश में परावर्तन की कौन सी घटना होती है, फिलहाल तो अभी यहाँ पे आप समझ लें प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। सिर्फ अभी ये समझ लें, क्योंकि परावर्तन की घटना अभी आने वाली है बस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन है। तो इस घटना को मैं आगे जाके समझा दूंगा। और इसी तरीके से करके तीसरा गुण आता है प्रकाश का, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद नंबर 4 प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश के फैलने को विवर्तन बोला जाता है। आपको पता होगा प्रकाश जब सूर्य से चलता है तो माध्यम के विभिन्न जो अशुद्धियां होती हैं, गैस के कण होते हैं, अन्य और धूल के कण होते हैं, उनसे टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाता है। उस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब इसी तरीके से करके नेक्स्ट गुण आता है प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना, ये घटना बड़ी क्लास की है ध्रुवण, लेकिन फिर भी हल्का सा बता देता हूँ कि ध्रुवण कौन सी घटना होती है प्रकाश में। दरअसल होता क्या है, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, कुछ धातुएं क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि अगर उन पर अध्रुवित प्रकाश डाल दिया जाए। अब अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है एक ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर कंपन चारों दिशाओं में। आपको पता है कि जब किसी बल्ब से
लैंप से या प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश चलता है तो आपको पता चारों दिशाओं में फैलता है प्रकाश, ना कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। देखा होगा आप लोगों ने, कमरे में अगर बल्ब जला है तो कमरे के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कॉर्नर में प्रकाश फैलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में भागेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश बोल देते हैं, जिसमें वैद्युत बैक्टीरिया कंपन चारों दिशाओं में होते हैं, या सब लगभग सभी संभव दिशाओं में होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उन पर अध्रुवित प्रकाश डाल दें तो वे क्रिस्टल उस प्रकाश को वन डायरेक्शनेबल कर देते हैं, एक दिशात्मक कर देते हैं। यानी अब प्रकाश चारों दिशाओं में नहीं फैलेगा, बल्कि कुछ निश्चित दिशाओं में फैलेगा। इस प्रकार अध्रुवित प्रकाश का किसी क्रिस्टल से होकर गुजरने के पश्चात कुछ निश्चित दिशाओं में ही फैलना, कुछ निश्चित दिशाओं में ही चलना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये होता है प्रकाश का ध्रुवण। अब नेक्स्ट इसका गुण आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में मतलब जो बाहर माध्यम है, खाली स्थान है, उसको हम निर्वात बोल रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है ना हमारे पास, यानी पृथ्वी तक जाता है, वो 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड की चाल से आता है। यानी इसकी जो फिक्स चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश। और इसी क्रम में लास्ट गुण हमने प्रकाश का लिखा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी विद्युत चुंबकीय, यानी एक तरीके से ये मानिएगा जो प्रकाश होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत चुंबकीय होती है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो ये था प्रकाश और प्रकाश के गुण। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन की हम बात करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हमने वही लिया है। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम है उनको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आप लोगों ने यह प्रयोग कई बार किया होगा। आपने कोई दर्पण लिया होगा, दर्पण शीशे को बोलते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, आईना भी बोला जाता है उसको। कई बार क्या होता है कि आपने आंगन में उस दर्पण को लिया और उसको सूरज की दिशा में हल्का सा उसको टर्न कर दिया, मोड़ दिया। होता क्या क्या देखा है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश की ओर को इसको रखते हैं, इसके चिकने तल को रखते हैं जिधर की साइड से हम अपना चेहरा देखते हैं, तो तुरंत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उस पर आके गिरता है, उससे टकराता है, और टकराने के बाद जो आपके घर में कोई अंधेरा कमरा है जिसकी साइड को आपने वो दर्पण किया हुआ है, उसमें उससे टकरा करके प्रकाश बहुत तीव्रता के साथ उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसा आपने कई बार किया होगा। ये समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन ही है। ठीक है, अब दर्पण जो होता है, जिसको हम शीशा भी बोलते हैं, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, आईना जिसे बोला जाता है, उस पर जब प्रकाश गिरता है तो चिकने वाले तल पर गिरता है। उस चिकने तल से ही वो परावर्तित होकर के उसी दिशा में प्रकाश वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसको हमने परिभाषित कैसे किया, आप जरा देखें। देखो, ये हमने लिखा है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है। पॉलिशदार और चिकना तल का मतलब क्या हो गया, यानी एक तरफ से तो चिकना हो और दूसरी साइड से उस पर पॉलिश हो रखी हो। आपने देखा होगा दर्पण जो होता है, शीशा है जिसमें आप चेहरा देखते हो, उसके पीछे वाली साइड रेड कलर का पेंट हुआ होता है, पॉलिश हुआ होता है। ठीक है, जबकि एक तल जो होता है उसका बिल्कुल चमकदार होता है। तो पॉलिशदार में चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अतः प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही क्या कह देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी मैं एक बार फिर बता दूं इसको कि जब सूर्य का प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो इस चिकने तल से उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है टकराने के पश्चात। बस प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। देखिए, हमने प्रकाश के जो परावर्तन है उसकी घटना को हमने एक चित्र के द्वारा भी समझाया है। ये हमने कोई चिकना तल ले लिया है, ऊपर वाला जो तल है वो चिकना तल है, जबकि नीचे की साइड ये जो आपको लाइनें दिखाई छोटी छोटी, यहाँ पे पॉलिश वाली लाइन है, यानी एक साइड इसके पॉलिश किया हुआ है और ऊपर वाला तल चिकना तल है। ठीक हो गया। इस पर हमने ये कोई सूर्य की प्रकाश किरण गिराई है,
ये सूर्य की प्रकाश किरण यहाँ पे हमने इस तल के किसी बिंदु पर आपतित की है। आपतित करना मतलब गिराना। प्रकाश किरण को हमने यहाँ पे गिराया है। तो गिराने के तुरंत बाद ये क्या हुआ, देखो प्रकाश जैसे ही यहाँ पे आके टकराई है, इस बिंदु से टकराई है, तुरंत टकराने के बाद उसी दिशा में ये वापस लौट जाती है। ऐसे करके ये लौट, ठीक हो गया। और इस बिंदु पर हमने ये ओ एन अविलंब खींचा है। लंब, अविलंब, लंब जानते हो आप, सीधे 90 अंश के कोण पर जो खींचा जाता है उसे अविलंब बोल देते हैं। ठीक हो गया। तो फिर किसी भी चिकने तल पर आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। जबकि इस तल के किसी बिंदु से परावर्तित या टकरा करके जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोल देते हैं। ठीक है। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आकर टकराती है ना, उसको हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपतित प्रकाश किरण और जो अविलंब हमने खींचा था, इसके बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। आई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक पूरा चित्र है जो कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। यानी प्रकाश किरण आई, चिकने तल के किसी बिंदु से टकराई और टकरा करके उसी दिशा में वो वापस लौट गई, क्योंकि वापस लौटने को ही, टकरा करके वापस लौटने की घटना को तो हमने परावर्तन बताया था। ठीक हो गया। तो ये थी प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। बताया था क्वेश्चन में, मैं लिखा था कि परावर्तन के नियम भी लिखने हैं। तो परावर्तन के जो होते हैं वो दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीन चीज का जिक्र किया हमने, कौन कौन सा? एक तो आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी बताई थी? जो कि चिकने तल पर आकर टकराती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु कौन सा था? जिस बिंदु पर आकर टकराती है। अभिलंब हमने आपको बताया ही था अभी। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी परावर्तन की घटना में ये तीनों चीजें कौन? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है परावर्तन कोण। परावर्तन की घटना में देख लेना जरा ध्यान से करके, परावर्तन की घटना में जो परावर्तन कोण होता है उसका मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अभी ऊपर मैंने चित्र में आपको आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों दर्शा रखे थे। तो परावर्तन की जब भी घटना होती है तो उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अर्थात हमने इसको लिखा भी इस तरीके से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जबकि आपतन कोण को हमने आई से प्रदर्शित किया था। आप चित्र में देख लीजिएगा, जो हमने चित्र एक आपको दिया है एपिसोड में, वीडियो में, उसमें आप देखेंगे उसे चित्र एक से हमने प्रदर्शित कर रखा है। तो उस चित्र में आप देखेंगे आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कोण आई बराबर कोण आर। ये हो जाता है इसका दूसरा नियम। तो दो नियम इसके होते हैं परावर्तन के, ये हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा ध्यान से करके। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज के नाम से जानते हैं। इमेज क्या है या प्रतिबिंब क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाना है। तो देखिए, प्रतिबिंब को समझाने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। आप जब कभी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो आप ही के जैसा डुप्लीकेट उस दर्पण के भीतर दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? हर रोज ये काम करते हैं आप। जब अपने बाल को संवारते हैं, कंघा करते हैं, तो आप अपना चेहरे को दर्पण में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो जो आपका चेहरा है, जैसा आपका चेहरा है, उसी के जैसा चेहरा एक दर्पण के भीतर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? बिल्कुल दिखाई देता है। बस समझ लीजिए वो तुम्हारे चेहरे का प्रतिबिंब है। और अगर दर्पण लंबा हो, जिसके सामने आप पूरी तरीके से खड़े हो, नीचे तक का हो, तो आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपके जैसा ही बिल्कुल प्रतिबिंब दर्पण के भीतर दिखाई देता है। दिखाई देता है। बस यही तो प्रतिबिंब होता है। यानी अगर किसी बिंदु वस्तु को दर्पण के सामने रख दें, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, आप हो सकते हैं, कोई छड़ी हो सकती है, या कुछ भी अगर हम दर्पण के सामने रख देते हैं, तो दर्पण के भीतर उस वस्तु की बिल्कुल वैसा ही प्रारूप, वैसी ही आकृति हमें एक और दिखाई देती है। इस आकृति को ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ गए? लेकिन इसको परिभाषित कुछ इस तरीके से किया जाता है। आप देख लीजिएगा, ये तो एक नॉर्मल परिभाषा होगी जो मैंने बोली है, लेकिन होती ये परिभाषा भी है। यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये सब जो घटना होती है ना, ये प्रकाश किरणों की वजह से तो होती है।
प्रकाश किरणें हमसे टकराई, टकराने के बाद दर्पण में गई और दर्पण से परावर्तित होकर के वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, मिल जाती है। जहाँ पे केंद्रित होती है, मिलती है, समझ लीजिए वहीं पे प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का। ठीक है, तो उसी आधार पर यह परिभाषा इनको दी गई है, इन्होंने दी है हमें। यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चल करके परावर्तन के पश्चात, परावर्तन किससे होगा? दर्पण से। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में मिल भी सकती हैं और प्रतीत भी हो सकती है, केवल उसका अनुमान भी हो सकता है। तो दूसरे बिंदु यानी जहां पे वो प्रकाश किरणें मिली है, उस बिंदु की बात कर रहे हैं, दूसरा बिंदु वही है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कह देते हैं। पहला बिंदु कौन सा था? जहां से प्रकाश किरणें चली थी। और दूसरा बिंदु कौन था? जहां पे जाकर के परावर्तन के पश्चात वो केंद्रित हुई है। ठीक हो गया? इस तरीके से करके जो दूसरा बिंदु था वो पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दो प्रकार के प्रतिबिंब हमने बताए यहाँ पे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, इस तरीके से करके। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, कोई वस्तु है, उसके किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती हैं, किसी बिंदु परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं ना, अगर वो किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, तो उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कह देते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको हम पर्दे पर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी दर्पण है, तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की तरफ यानी वस्तु की ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक ही होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड आभासी प्रतिबिंब की। आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में सुनिए। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वहां तो वास्तव में मिल रही थी, परंतु यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होने का मतलब केवल आभास, अनुमान होना होता है। प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का क्या कह देते हैं, या इस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का क्या कह देते हैं? आभासी प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक और आभासी में सिर्फ केवल दो बातों का फर्क है, वास्तव में मिलती हैं और दूसरे में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब, और वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन इन प्रतिबिंबों को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। यानी जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर नहीं लिए जा सकते, परंतु इनका फोटो लिया जा सकता है। जैसे कि समतल दर्पण, जिसमें आप चेहरा देखते हो, आप खड़े होते हो प्रतिदिन, वो समतल दर्पण होता है, क्योंकि सीधा होता है बिल्कुल एकदम, समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी होता है, और उस प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, परंतु उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आज के लिए केवल यही टॉपिक था। अगले टॉपिक को लेकर के या अगली वीडियो को लेकर के हम पुनः हाजिर होते हैं। धन्यवाद।